Hello everyone, welcome to this video series of the mathematical roadmap for machine learning. यहाँ पे we will be discussing about all the mathematics required for machine learning. So सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे that is linear algebra. क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके से हमारा नेविगेशन ऐप जैसे कि गूगल मैप या सेल्फ ड्राइविंग कार्स या नेटफ्लिक्स ये सब काम कैसे करते हैं? गूगल मैप हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करता है, नेटफ्लिक्स हमें मूवीज रिकमेंड कैसे करता है एज पर आवर प्रेफरेंसेस, और किस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार अपने सराउंडिंग को प्रोसेस करके खुद ही सेफली किस तरीके से ड्राइव करते हैं। इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं हम लीनियर अलजेब्रा का यूज करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा कुछ नहीं, बेसिकली एक ऐसा टूल हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे किस तरीके से ये हमारे मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स, दीज आर वन ऑफ द वेज टू रिप्रेजेंट द डेटास। बाद में हम मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ेंगे और बाद में हम फिर समझेंगे लीनियर अलजेब्रा, व्हाई इट मैटर्स फॉर मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा अगर हम बेसिक से समझें, यहाँ पे हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। डेटा हमें पता है आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज एवरीथिंग, और उस डेटा को सही से रिप्रेजेंट करना, मैनिपुलेट करना अगर हमें आ जाए देन वी कैन गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, और उसके लिए हमें लीनियर अलजेब्रा सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे लीनियर अलजेब्रा में, जिसको कि हम वेक्टर बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे, स्केलर्स बोल सकते हैं, और कुछ ऑपरेशंस हम उन पे अप्लाई करेंगे जैसे कि एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले अलजेब्रा में हमने समझा अभी किस प्रकार से हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको मैनिपुलेट करने के वो हमें देखने हैं। अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे पास डेटा किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेंगे हम। एक यूजर के प्रेफरेंस क्या क्या हो सकती है, जैसे कि उसको कॉमेडी पसंद हो सकता है, उसको कोई ड्रामा पसंद हो सकता है। दीज आर द यूजर प्रेफरेंसेस, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर या साईफाई, इस तरीके से उसके बहुत सारे प्रेफरेंसेस होती हैं। उन प्रेफरेंसेस को हम क्या करते हैं, वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारा हो गया डेटा, उसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स का यूज किया। तो यहीं पर हमने यूज किया लीनियर अलजेब्रा। उसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम इसका यूज आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे हम वेक्टर्स का यूज करते हैं अपने डेटा को यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दे रखा है हमारे पास नेविगेशन ऐप का। तो हमें पता है कि जीपीएस हमारे पोजीशन और डायरेक्शन को, जीपीएस हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, लेकिन वो किस बेसिस पे वो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है, तो वो इन डेटा के बेसिस पे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। हमारा पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन और डायरेक्शन क्या है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का एक डेटा हो गया, उसको कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें फोटो एडिटिंग, जैसे कि हमारे पास अगर हम कंसीडर करें कोई अगर इमेज है, हमें पता है कि बहुत जो इमेज होती है वो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर के बनी होती है। इन सारे पिक्सल का अपना कलर कोड होता है, कलर कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल
एक मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पिक्सल है, इसका कलर कोड किस तरीके से होगा, आर इसमें कितना परसेंटेज है, उसका जी का कितना परसेंटेज है, बी का कितना परसेंटेज है। जैसे मान लेते हैं 255, 320, 120, इस तरीके से हर पिक्सल का अपना एक कोड होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डेटा को, कलर कोड को हमने डेटा, जो कि यहाँ पे डेटा है, उसको हमने एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और बाद में हम ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। थर्ड एग्जांपल इज द रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स, जो कि हमने अभी समझा। नेक्स्ट हम समझते हैं ये जो एग्जांपल्स हमने देखे, ये काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं वेक्टर्स पे, मैट्रिसेस पे, जिससे कि हम प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मशीन लर्निंग में। तो हमने अभी समझा वेक्टर, अभी हम उसका फॉर्मल डेफिनेशन समझ लेते हैं। वेक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कि हम ऐड कर सकते हैं या उसको स्केल कर सकते हैं किसी स्केलर से। स्केलर का मतलब होता है रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे समझे, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा स्केलर। बेसिकली अगर हमारे पास एक वेक्टर है 1 2, वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 2, ऊपर अगर हमने टी लिखा है, इसका मतलब 1 2 का ट्रांसपोज, इसका मतलब ही दिस वेक्टर होता है। तो इस हमने देखा वेक्टर को लिखने के ये हमारे पास कुछ तरीके हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन कंपोनेंट वाइज होता है, पहला वाला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। सो 1 + 2 will get 3, similarly 2 + 3 will give us 5. So this is the first property of the vector. हम दो वेक्टर को एक साथ ऐड करके एक नया वेक्टर बना सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी भी वेक्टर को स्केल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्केलर है 2। स्केलर मतलब हमने देखा कोई भी रियल नंबर। तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इस केस में होता क्या है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीफाई हो जाता है। वेक्टर को हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किया डायरेक्ट। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला ज्योमेट्रिक वेक्टर, हम सबने स्कूल में ये जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि जब भी हमारे पास एक वेक्टर होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके के नोटेशन का यूज करते हैं। मान लेते हैं अगर ये हमारे पास वेक्टर है तो ए विद एन एरो रिप्रेजेंट दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ वेक्टर, जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी, पॉलिनोमियल अगर हमारे पास एक दिया हुआ है तो उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट होगा उसको अगर मैं x² का कोएफिशिएंट लिखूं, नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट लिखो और लास्ट में कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये भी इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी दिए गए पॉलिनोमियल को वेक्टर में लिख सकते हैं। ये जस्ट एक नोटेशन है कि किसी भी चीज को हम किस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + bx + c। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले x² का कोएफिशिएंट, फिर x का, लास्ट में कांस्टेंट। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास ऑडियो सिग्नल देखें, हमें पता है अगर कोई ऑडियो सिग्नल है उसके भी अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। कुछ लाउडनेस होगा उसका, मान लेते हैं 230 हर्ट्ज, कुछ पिच होगा उसका XYZ, कुछ उसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसके शार्पनेस क्या है। उस तरीके से कोई भी अगर ऑडियो सिग्नल है तो उसका भी अपना कैरेक्टरिस्टिक है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे काम की चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो होगा एलिमेंट्स ऑफ Rn। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हम R2 की अगर बात करें, R2 नोटेशन से आपको नहीं समझेगा, लेकिन हम सब ने इसको जरूर पढ़ा होगा, x और y एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन
प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को हमको लिखना हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये जो इस प्लेन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट किसके पॉइंट होते हैं, R2 के पॉइंट होते हैं। R2 का मतलब पॉइंट जो होगा इन जनरल उसी को टपल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टपल की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से अगर हम R3 3 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं, एक्स एक्सिस हमारे पास होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यहाँ पे अगर हम टपल की बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास 3 टपल। उसको अगर हम लिखेंगे वहां पे 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड। इन जनरल यहाँ पे जो लिखा हुआ है Rn मतलब n डायमेंशनल में अगर हम कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसके पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे, x1 x2 सो ऑन टिल xn। n कोऑर्डिनेट होंगे उस पर्टिकुलर वेक्टर के, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को जैसे 1 2 लिखा हुआ है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 1 2 कॉलम वेक्टर के फॉर्म। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो कॉलम वेक्टर में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई एंड जेड। सिमिलरली ये जो लिखा हुआ है इसको भी जरा हम ध्यान देंगे कि ए जो लिखा हुआ है 1 2 3 का ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है जब ट्रांसपोज लग जाए किसी भी वेक्टर के ऊपर, उसका मतलब अगर वो रो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये दीस टू आर द सेम। सो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स के। हमारा ज्यादातर काम इसी से पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ Rn से। वेक्टर को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं किस तरीके से इन वेक्टर्स को हम विजुअली या ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो वेक्टर लिया हुआ है, जैसे हमारे पास एक x वेक्टर है, इसको हमने लिखा हुआ है 3, 2 फॉर्म में, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 2 मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। उसी तरीके से हमारे पास y वेक्टर लिया हुआ है हमने 1 3, और अगर हम इन दोनों वेक्टर को प्लॉट करेंगे, सो वी नो दैट दीज आर द 2 पॉइंट्स इन द xy प्लेन, सो हमने उनको प्लॉट किया। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट 3 + 1 4 एंड 2 + 3 5। सो ये हमारे पास रिजल्टिंग वेक्टर होगा। सो वो ग्रीन लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या एडिशन ऑफ दोज टू वेक्टर, वो हमेशा इनके बीच में ही हमें मिलेगा। या हम सब ने पैरेललोग्राम रूल जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो जो डायगोनल होगा वो हमेशा रिजल्टेंट देगा, विच इज x + y इन दिस केस। सो इसको इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक वेक्टर्स हमने जैसे देखा एरो के हेल्प से हमने उनको रिप्रेजेंट किया। अगर ज्योमेट्रिकली उनको देखना है तो 2D या 3D स्पेस में, यहाँ पे हमने 2D स्पेस में उनको ड्रॉ किया। और जैसे ही हमने x + y किया, हमको एक नया वेक्टर विथ न्यू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिला। वेक्टर रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स फीचर ऑफ एन इमेज, जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ है कि डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं स्केलर। पहले ही हमने देखा कि स्केलर इज नथिंग बट अ सिंगल नंबर, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन रियल नंबर ही हम उसको कंसीडर करेंगे। यूजुअली उसको डिनोट करने के लिए हम लैम्डा का यूज करते हैं, जिसका कि किसी भी वेक्टर को स्केल करने के लिए यूज किया जाता है। स्केलर्स मल्टीप्लाई करने से उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है a which is having the data as 1 2 3, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है 4 5 6। अब ये दो वेक्टर जो है इनको हम क्या करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो हमको एक सेम टाइप का नया वेक्टर मिलेगा which is 5 7 9। and next operation which we can perform is scalar multiplication, that is हम उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ। तो यहाँ पे हमने स्केलर क्या लिया, लैम्डा = 2। हमारे पास स्केलर है, उसको हमने वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ देख सकते हैं पहले हमारे पास जो वेक्टर था इट वाज 1 2 3, लेकिन उसको जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया इट बिकम्स 2 4 6। उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका है यहाँ पे।
तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एप्लीकेशन मशीन लर्निंग में किया जा सकता है, फीचर को ऐड या स्केल करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाई लीनियर अलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग। आखिर लीनियर अलजेब्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहला पॉइंट तो हमने वही देखा कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक टूल है वेक्टर, विच वी गेट ओनली इन लीनियर अलजेब्रा, वही लीनियर अलजेब्रा का कोर है, वेक्टर एंड स्केलर्स। जितने भी हमारे पास लीनियर मॉडल होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जो लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें, वहां पे भी हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं इनपुट को आउटपुट के साथ मैप करने के लिए। न्यूरल नेटवर्क हमें पता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हर लेयर में अलग अलग मैट्रिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीस्ट स्क्वायर जो मेथड होता है, वहां पे भी हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स फाइंड करके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिसके बहुत सारे फीचर है। हमें क्या करना है, उसको अगर विजुअलाइज या एनालाइज करना है तो उतने सारे फीचर को हम विजुअलाइज ना करके कुछ फीचर को हम कम कर देते हैं विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, या दूसरे वर्ड में अगर मैथमेटिकल टर्म में कहें तो हम उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें डायमेंशनल को या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं, वहां पे भी हम वेक्टर का ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को भी इजीली विजुअलाइज या एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा इन मशीन लर्निंग। सबसे पहले हमने देखा किस तरीके से डेटा को हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा, उसके बाद से हमने उस वेक्टर की हेल्प से मॉडल्स को बनाया। उस मॉडल को, अब मॉडल अगर हमारे पास है तो उसको ट्रेन करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए वी आर यूजिंग द थर्ड स्टेप विच इज द लर्निंग स्टेप। और एक बार मॉडल ने सीख लिया, लर्न कर लिया, उसके बाद से whatever we want we can predict by just giving the input into that model. So overall this was just an overview video, introductory video of how linear algebra and why linear algebra for machine learning. Linear algebra connects data, models, learning and predictions. हर स्टेप में linear algebra की ही इंपॉर्टेंस अधिक है, जैसा कि हमने लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल से समझा। एक मैट्रिक्स जहां पे हम इनपुट और आउटपुट को मैप करने के लिए मैट्रिक्स का ही यूज करते हैं। इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो we will be studying about system of linear equations, matrices and operations, vector spaces and linear independence. For now, and we will also see how they are connected to the machine learning. These are the different topics we will be exploring. For now, we will end this video. You can subscribe for the next video. Thank you. If you have any questions, you can ask in the comment section.